जय हिंद। इतिहास के पन्नों में अंकित एक ऐसा वर्ष, एक ऐसा संग्राम जब भारतवर्ष की सहनशीलता को उसकी दुर्बलता समझने की भारी भूल की गई। जब पड़ोसी राष्ट्र के दम्भी शासकों ने यह मंसूबा पाल लिया कि यही अवसर है। यह वही आहत सिंह है जिसे 1962 में गहरे जख्म लगे थे। इसे सरलता से परास्त कर दिया जाएगा, कश्मीर हस्तगत कर लिया जाएगा। किंतु वे अनभिज्ञ थे। यह भूमि है महाराणा प्रताप के अप्रीतम स्वाभिमान की। यह धरा है छत्रपति शिवाजी महाराज के दुर्जेय शौर्य की। यह पावन मिट्टी है गुरु गोविंद सिंह के सर्वोच्च बलिदान की। यहाँ प्रत्येक कण फौलाद है, प्रत्येक सपूत एक अदम्य सिंहनाद है। आज हम आपको ले चलेंगे उस महासमर की अमर गौरव गाथा में। वर्ष था 1965, जब भारतीय सूरवीरों ने न केवल शत्रु के समस्त नापाक इरादों को धूल में मिला दिया, बल्कि उसके दर्प के दुर्ग लाहौर के द्वार पर जाकर सिंह गर्जना की थी। यह गाथा है उस भारत की जो झुकना नहीं झुकाना जानता है। प्रत्येक प्रचंड तूफान से पूर्व एक अद्भुत शांति होती है, और यह 1965 के युद्ध की अग्नि भी धीरे धीरे सुलग रही थी। 1962 में चीन के साथ हुए दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष के पश्चात पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह फील्ड मार्शल अयूब खान और उनके सलाहकारों को एक स्वर्णिम अवसर दृष्टिगत होने लगा। उन्हें प्रतीत हुआ कि भारत अभी उस आघात से पूर्णतः उबर नहीं पाया है, उसकी सैन्य शक्ति क्षीण है। अप्रैल 1965 कच्छ के रण में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन डेजर्ट हाक के तहत भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण किया। एक संक्षिप्त झड़प, ब्रिटिश मध्यस्थता और एक युद्ध विराम। पाकिस्तान इसे ही अपनी कूटनीति और सैन्य विजय मान बैठा। उन्हें यह भ्रम हो गया था कि यही वह सफल रणनीति है जिसे कश्मीर में दोहराया जा सकता है। अयूब खान के हृदय में कश्मीर को बलपूर्वक हड़पने की चिर संचित महत्वाकांक्षा और भी प्रबल हो उठी। उन्हें अपने अमेरिकी पैटर्न टंकों पर अभिमान था, उन्हें अपनी वायुसेना पर गर्व था, किंतु वे उस राष्ट्र के अदम्य मनोबल का आकलन करने में चूक गए जो शताब्दियों से अपनी स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए रक्त बहाता आया है। प्रवंचना पुरातन थी उनकी छद्म प्रहार करने की, कागजी व्याघ्रों के सदृश मिथ्या अहंकार भरने की, किंतु अनुमान न था उनको उस ज्वाला की प्रखरता का जो प्रज्वलित थी प्रत्येक भारतीय के उर में निज मातृभूमि पर सर्वस्व अर्पण करने की। अगस्त मास। घाटी में वातावरण तो सामान्य प्रतीत हो रहा था, किंतु वायुमंडल में व्याप्त थी एक गहन और कुटिल साजिश। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम पर अपनी धूर्ततापूर्ण चाल चल दी। सहस्त्रों प्रशिक्षित सहस्त्र घुसपैठिए कश्मीर वेश धारण किए रात्रि के अंधकार में नियंत्रण रेखा पार कर कश्मीर घाटी में प्रविष्ट हुए। उनका कुत्सित उद्देश्य था सुरम्य घाटी में आतंक का प्रसार करना, जैसा वो करता आया है। शांतिप्रिय कश्मीरियों को भ्रमित करना और भड़काना, विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित करना और फिर निर्लज्जतापूर्ण कश्मीर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेना। परंतु शत्रु यह विस्मित कर गया था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और प्रत्येक कश्मीरी भारत के हृदय की धड़कन। जैसे ही इन घुसपैठियों की देशद्रोही गतिविधियां उजागर हुईं, स्थानीय राष्ट्रभक्त कश्मीरियों ने ही पाकिस्तानी सेना को उनकी सूचना दी। हमारी वीर सेना ने अविलंब कार्यवाही की। उन समस्त देशद्रोहियों को चुन चुन कर संहार किया गया जो शांति की इस वादी में विष घोलने आए थे। कश्मीर का प्रथम बृहद षड्यंत्र निष्फल हो गया था। उसका ऑपरेशन जिब्राल्टर पूर्णतः धराशायी हो चुका था। ऑपरेशन जिब्राल्टर की असफलता ने पाकिस्तान को विक्षिप्त प्राय कर दिया था। अब उसने अपनी सेना का वास्तविक प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए सीधा और व्यापक आक्रमण करने का निर्णय लिया। 1 सितंबर 1965 ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का सूत्रपात। पाकिस्तानी सेना ने अपनी संपूर्ण शक्ति अपने अहंकारी पैटर्न टैंकों और तोपखाने के बल पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के छमजौरियां सेक्टर पर प्रचंड आक्रमण कर दिया। अखनूर, जो उस समय कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली जीवन रेखा थी, यदि अखनूर पाकिस्तान के नियंत्रण में चला जाता तो कश्मीर का भारत से संपर्क विच्छेद हो जाता। भारतीय सेना की टुकड़ियों ने अदम्य वीरता और साहस का प्रदर्शन किया, किंतु शत्रु संख्या बल और शस्त्र बल में अधिक था। दबाव नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। कश्मीर में आकाश में भी पाकिस्तानी वायुसेना आक्रामक थी। यह भारत के लिए अस्तित्व का संघर्ष बन चुका था। दिल्ली तक इस आसन्न संकट की अनुगूंज पहुंच रही थी। क्या होगा? क्या भारत इस अप्रत्याशित तूफान का सामना कर पाएगा? संकट की इस विषम घड़ी में राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान किया एक लघु कद के किंतु फौलादी इच्छा शक्ति वाले महापुरुष ने, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने विश्व को यह दर्शा दिया था कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र अवश्य है, किंतु अपनी संप्रभुता पर जब किसी भी प्रकार का आघात सहन नहीं कर पाएगा। जब शत्रु ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अतिक्रमण कर लिया तो शास्त्री जी ने एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया।
यदि पाकिस्तान युद्ध चाहता है तो युद्ध ही होगा, और यह युद्ध केवल कश्मीर तक सीमित नहीं रहेगा, अपितु संपूर्ण पश्चिमी मोर्चे पर विस्तारित होगा। भारतीय सेना को स्पष्ट आदेश मिला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करो और शत्रु के उसी की भूमि पर यथोचित प्रत्युत्तर दो। 6 सितंबर की प्रातः भारतीय सेना ने जब पंजाब में लाहौर और सियालकोट के मोर्चे खोल दिए, यह पाकिस्तान के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। उन्होंने स्वप्न में भी यह कल्पना नहीं की थी कि भारत इतना विराट और साहसी कदम उठा सकता है। अखनूर को सुरक्षित रखने की यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक युक्ति थी। शत्रु पर एक ऐसा चौतरफा दबाव बनाओ कि वह अपने मुख्य आक्रमण से ध्यान हटाने को विवश हो जाए। शास्त्री जी का प्रसिद्ध नारा, जय जवान जय किसान। जहां एक और पश्चिमी मोर्चे पर रणनीति बन रही थी, वहीं कश्मीर में भारतीय सेना ने घुसपैठियों की कमर तोड़ने के लिए एक अत्यंत साहसिक और महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम दिया था। लक्ष्य था पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हाजी पीर दर्रा। अगर आप कश्मीर का बनावट देखेंगे तो ऊपर से पर्वत जो चोटियां आती हैं, तो सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर, उसके जस्ट पश्चात आता है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल का यह दर्रा पाकिस्तान की कश्मीर में घुसपैठ का मुख्य मार्ग था, और इस घाटी पर कब्जा करना मतलब दुश्मन के मंसूबों पर सीधी चोट। यह जिम्मेदारी सौंपी गई मेजर रणजीत सिंह दयाल के नेतृत्व में भारतीय सेना की पहली पैरा बटालियन को। अगस्त के अंतिम सप्ताह में हमारे वीर पैरा ट्रूपर्स ने इस दुर्गम मिशन की शुरुआत की। ऊंची ऊंची चट्टानी पहाड़ियां, खराब मौसम, दुश्मन की निरंतर गोलाबारी, हर कदम पर मौत का साया था। लेकिन भारत माँ के इन लाडलों के इरादे हिमालय से भी ऊंचे थे। उन्होंने भूखे प्यासे दिन रात की परवाह किए बिना अविश्वसनीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए न केवल चढ़ाई पूरी की, बल्कि दुश्मनों से हाथों हाथ भीषण लड़ाई के बाद 28 अगस्त को हाजी पीर दर्रे पर भारत का गौरवशाली तिरंगा फहरा दिया। यह विजय ऑपरेशन जिब्राल्टर के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। पर्वत भी बौने लगे जब वीरों ने भरी हुंकार, हाजी पीर हुआ नतमस्तक जब लहराया ध्वज अपार। दुश्मन के टूटे थे हौसले, सीने में थी बस हार, गूंज उठा विजय घोष, जय जय भारत माँ की जयकार। पंजाब के खेमकरण सेक्टर में इतिहास एक नई शौर्य गाथा लिखने की प्रतीक्षा कर रहा था। पाकिस्तान अपने अजय समझे जाने वाले अमेरिकी पैटर्न टैंकों के गुरूर में चूर एक बड़ा आक्रमण करने की तैयारी में था। उनका मकसद था ब्यास नदी पर बने पुल पर कब्जा करना और अमृतसर को शेष भारत से काट देना। लेकिन उनके रास्ते में खड़ी थी भारतीय सेना की फौलादी दीवार। यह थी असल उत्तर की लड़ाई। भारतीय सेना के पास पैटर्न टैंकों के मुकाबले कमतर सेंचुरियन और शर्मन टैंक थे, लेकिन उनके पास था अदम्य साहस और बेहतर युद्ध कौशल। फिर आया वह अविस्मरणीय क्षण जब अकेले एक भारतवंशी योद्धा ने शत्रु के फौलादी दम्भ को क्षण में चूर चूर कर दिया। 4 ग्रेनेडियर्स के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद अपनी एक असाधारण गन माउंटेड जीप के साथ मृत्यु की किंचित परवाह किए बिना वे उस लौह तूफान के समक्ष वज्रशिला बनकर खड़े हो गए। 1, 2, 3, 7 दुर्जेय पैटर्न टैंकों को उन्होंने अपनी अचूक रिकॉयल लेस गन से धधकती अग्नि ज्वाला में परिवर्तित कर दिया। उनकी जीप गोलियों से जर्जर हो रही थी, परंतु वे किंचित भी विचलित नहीं हुए। जब तक उनकी धमनियों में रक्त का एक भी कण शेष था, वे शत्रु के टैंकों के लिए साक्षात यमराज बने रहे और फिर भारत माँ की पवित्र गोद में चीर निद्रा में लीन हो गए। एक जीप थी जीर्ण सिर, अरिदल पर प्रलयंकारी बन छाई थी। थरथरा उठी लौह दानवों की आत्मा जब हमीद ने सिंह गर्जना लगाई, मातृभूमि पर रज मस्तक पर धार। जब यह वीर हुआ आत्मोत्सर्जित, अमर हो गया नाम उसका, युग युगांतर तक इतिहास ने शौर्य गाथा गाई थी। अब्दुल हमीद के इस अतुलनीय पराक्रम ने युद्ध की दिशा को ही परिवर्तित कर दी। खेमकरण का वह युद्ध क्षेत्र जहां अमेरिकी पैटर्न टैंकों का इतना विशाल कब्रिस्तान निर्मित हुआ, आज भी हम गर्व से उसे पैटर्न नगर के नाम से जानते हैं। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत राष्ट्र के सर्वोच्च वीरता अलंकरण परमवीर चक्र से विभूषित कर दिया। एक और जहां खेमकरण में पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बन रही थी, वहीं दूसरी ओर लाहौर के मोर्चे पर भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह के कुशल और आक्रामक नेतृत्व में हमारी जाबाज टुकड़ियों ने दुश्मन के कड़े प्रतिरोध को भेदते हुए इक्छोगिल नहर के पूर्वी किनारे तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली। यह नहर लाहौर शहर की रक्षा की एक प्रकार से अंतिम सबसे मजबूत दीवार मानी जा सकती है। डोगराई, बरकी जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से अहम इलाकों पर भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा था। लाहौर शहर अब भारतीय तोपखाने की मारक क्षमता के दायरे में आ चुका था। पाकिस्तानी सेना और हुक्मरानों में खलबली मची हुई थी। लाहौर के नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की खबरें आ रही थी। एक समय तो ऐसा आ गया जब लग रहा था कि भारतीय सेना लाहौर शहर में प्रवेश कर जाएगी।
यह भारतीय सेना के उस शौर्य और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था जिसने दुश्मन को उसी की मान में जाकर चुनौती दी थी। जमीन पर जहां हमारे थल सैनिक दुश्मन के दांत खट्टे कर रहे थे, वहीं आसमान में भारतीय वायुसेना के जाबाज प्रहरी भी इतिहास रच रहे थे। युद्ध की शुरुआत में संख्या बल और तकनीकी रूप से बेहतर माने जाने वाले पाकिस्तानी फाइटर्स और जेट्स ने थोड़ी बढ़त बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे वायु योद्धाओं ने जल्द ही पासा पलट दिया। हमारे कुशल पायलट अपने हाकर हंटर, फोलैंड नेट और मिस्टियर जैसे विमानों से दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़े। पाकिस्तानी वायुसेना के कई प्रमुख एयरबेस जैसे सरगोधा भारतीय बम वर्षकों के निशाने पर आ गए। हवा में हुए रोमांचक और जानलेवा डॉग फाइट में भारतीय पायलटों ने अद्भुत कौशल और आक्रामक रण चातुर्य का प्रदर्शन किया। छोटा और फुर्तीला नेट विमान तो पाकिस्तानी सेबर जेट्स के लिए सेबर स्लेयर यानी सेबर का हत्यारा साबित हुआ। स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवर किलर, डेंजिल किलर, जिन्हें किलर ब्रदर के नाम से जाना गया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अल्फ्रेड टायरोन कुक जैसे अनेक वायुवीरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन के कई विमानों को मार गिराया और आसमान में भारत की श्रेष्ठता स्थापित की। उनकी वीरता गाथाएं आज भी वायुसेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। 1965 का यह युद्ध केवल लाहौर के खेमकरण तक ही सीमित नहीं था। इसके कई महत्वपूर्ण अध्याय भी लिखे गए। सियालकोट सेक्टर में, विशेषकर फिलौरा की लड़ाई में दोनों पक्षों के बीच भीषण टैंक युद्ध हुए, जहां भारतीय सेना ने एक बार फिर अपनी दृढ़ता का परिचय दिया। राजस्थान के रेगिस्तानी मोर्चे पर भी हमारे सैनिकों ने दुश्मन के कई आक्रमणों को विफल किया और कुछ इलाकों में बढ़त भी बनाई। हालांकि नौसेना की भूमिका इस युद्ध में अपेक्षाकृत सीमित रही, फिर भी उसने उपस्थिति और तैयारी बनाए रखी। पूरे युद्ध के दौरान सबसे बड़ी ताकत थी भारत की ये आम जनता, जिनका अटूट मनोबल और अपनी सेना के प्रति अगाध समर्थन। देश भर में एक महत्वपूर्ण एकता और देशभक्ति की लहर थी। हर एक नागरिक अपने अपने तरीके से इस युद्ध में योगदान दे रहा था। यह सिर्फ सेना का युद्ध नहीं था, यह पूरे राष्ट्र का युद्ध बन चुका था। लगभग 22 दिनों तक चले इस भीषण युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के प्रयासों के फलस्वरूप 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम की घोषणा हुई। दोनों ही पक्षों को भारी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके पश्चात जनवरी 1966 में सोवियत संघ की मध्यस्थता में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं युद्ध से पूर्व अपनी अपनी स्थितियों पर वापस लौट आईं। इसका अर्थ था कि भारत को हाजीपुर दर्रे और लाहौर सेक्टर में जीती हुई महत्वपूर्ण चौकियां, अपने जमीनें पाकिस्तान को वापस करनी पड़ी। इस निर्णय का भारत में व्यापक विरोध भी हुआ, क्योंकि यह सैन्य विजय को कूटनीतिक मेज पर खो देने जैसा था। और इसी ताशकंद समझौते के तुरंत बाद भारत के प्रिय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया, जिसने पूरे राष्ट्र को शोक में डुबा दिया। प्रश्न यह उठता है कि आखिर 1965 के युद्ध में विजय किसकी प्राप्त हुई? यदि सैन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी था। पाकिस्तान अपने किसी भी घोषित उद्देश्य, चाहे वो कश्मीर पर कब्जा करना हो या भारत को सैन्य रूप से पराजित करना, में रत्ती भर भी सफल नहीं हो पाया। इसके विपरीत भारत ने न केवल अपने क्षेत्रों की सफलतापूर्ण रक्षा की, बल्कि दुश्मन की धरती पर जाकर भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस युद्ध ने भारतीय सेना और वायुसेना के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा दिया। पाकिस्तानी नेतृत्व का अपने ही अवाम के समक्ष बोला गया झूठ भी उजागर हो गया। हालांकि इस युद्ध ने हमारी खुफिया तंत्र की कमियों, विभिन्न सैन्य अंगों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता और संचार प्रणालियों की सुधार की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। निस्संदेह 1965 के युद्ध के सबकों ने भविष्य के संघर्षों के लिए हमारी तैयारियों को पुख्ता किया। कोई भी विजय बिना आत्मोत्सर्ग के अर्जित नहीं होती। 1965 का यह संग्राम उन असंख्य वीर सपूतों के सर्वोच्च बलिदान का साक्षी है, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि यह तिरंगा ध्वज आकाश में सदैव गर्व से लहराता रहे। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर बरोरजी तारापोर और न जाने कितने ही ऐसे नाम हैं जिन्हें हम शायद व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, किंतु उनका उष्ण लहू इस राष्ट्र की मिट्टी में समाहित है। वे वीर पुनः कभी अपने घर नहीं लौटे। उनकी शौर्य रंजित वर्दी तो आई, पर वे स्वयं नहीं आए। उनके भाग्य में थी अमर शौर्य गाथाएं और हमारे भाग्य में गर्व के साथ अश्रुसिक्त पलकें। वे हमारे हृदय में अमर हैं। वे भारत की गौरवशाली शौर्य परंपरा के दीप्तमान नक्षत्र हैं, जो मिट गए वतन पे वो तारे बन गए, इतिहास के पन्नों में सहारे बन गए। जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा उनका हर हिंदुस्तानी के दिल में, वो हमारे बन गए। आइए उन सभी अमर पवित्र आत्माओं को हम सब मिलकर अपनी विनम्र और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। 1965 का भारत पाक का युद्ध, भारतीय सेना की अदम्य दृढ़ता, युद्ध भूमि में
त्वरित अनुकूलता और उनके सैनिकों के असाधारण शौर्य का एक प्रज्वलंत प्रतीक है। इसने यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध केवल संख्या बल या आधुनिक हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि उत्कृष्ट रणनीति, कुशल नेतृत्व और सैनिकों के दुर्दम्य मनोबल से जीते जाते हैं। यह युद्ध हमें स्मरण कराता है कि शांति की कामना करना उचित है, परंतु अपनी संप्रभुता और आत्मरक्षा के लिए सदैव सन्नद्ध रहना भी उतना ही आवश्यक है। यह हमें उन वीरों और बलिदानों को कभी न भूलने और उनके आदर्शों पर चलकर राष्ट्र को सशक्त बनाने की प्रेरणा देता है। प्रिय दर्शकों, यह थी 1965 के भारत पाक युद्ध की वह ओजस्वी शौर्य गाथा जब हमारे वीर जवानों ने शत्रु को उसी की भूमि पर जाकर चुनौती दी थी। हम नमन करते हैं उन सभी वीरों को और स्मरण करते हैं उनके सर्वोच्च बलिदान को। उनका पराक्रम हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा। यदि इस गाथा ने आपके हृदय में भी गर्व और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को प्रज्वलित किया हो तो इस वीडियो को प्रत्येक भारतवासी तक पहुंचाएं। इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और भारतीय इतिहास एवं शौर्य की ऐसी ही अमूल्य गाथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रत्येक लाइक और शेयर हमारा मनोबल और दृढ़ करता है। अगले वीडियो में पुनः भेंट होगी एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।